मुझे हमेशा से यही लगता हुआ आया है कि विलनेस का कभी भी सुखद अंत नहीं हो सकता, क्योंकि विलनेस का रोल ही ये होता है लोग उसे बुरा समझे, उसकी बुराई करे, फिर कहानी से उसका अंत हो जाए। इससे हीरोइन और भी अच्छी और महान दिखाई देती है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने डरावनी और सबकी नफरत का शिकार बनी विलनेस क्लेयर, कि उसे भी खुशियों भरा वक्त नसीब होगा। इसके अलावा किसने सोचा था कि बैटलफील्ड का ग्रीन रीपर, यानी वो आदमी जो बहुत ठंडे दिल का बहरम माना जाता था, वो प्यार के ऐसे मीठे बोल मुझसे कहेगा। मैं उस समय इन सारी चीज़ों के बारे में सपने तक में नहीं सोच सकती थी। सच कहूँ तो फिर मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट थी, जिसको का सपना था चाइल्ड वर्कर बनने का। मैं क्लासेस खत्म करने के बाद सारा समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिताती थी। मैं हर एक वो चीज़ करा करती थी जो कि ऑर्डिनरी पीपल करा करते थे, और ये मेरी एक बिल्कुल एवरीडे की हैप्पी लाइफ हुआ करती थी। इसके बावजूद जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली, तो फिर मेरे साथ कुछ अजीब ही हुआ। मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं क्राउन प्रिंस बिलव्ड मैरिज नाम की किसी नॉवल के अंदर आ चुकी हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पर कि क्राउन प्रिंस एक लो बोर्न हीरोइन के प्यार में पड़ जाता है। काफ़ी सारी कठिनाइयों को पार करने के बाद आखिरकार उसने अपनी हैप्पीनेस को उसके साथ ढूँढ ही लिया। ऑफ कोर्स इस कहानी में विलेनेस भी है, जो कि कोई और नहीं, क्लेयर कैबिनेट है, जो कि काउंट की डॉटर है, जिसको जाना ही उसकी टेरिफाइंग ऑरा और हिस्ट्री की वजह से जाता है। बचपन से ही वो इस तरह बिहेव करा करती थी कि वो पैदा ही क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए हुई है। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन क्लियर ने पूरी तरीके से लिमिटें क्रॉस कर दी, जिस कारण उसे माफ नहीं किया जा सकता था। उसने जेलसी में आकर के हीरोइन के ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया। क्लियर को किसी की हत्या की कोशिश के जुर्म में सजाए मौत मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से उसकी जान बख्श दी गई, और वो भी खुद सम्राट के फैसले से। वहीं हम एम्परर को देख रहे होते हैं, जो कि कहता है, सच में तुमने ये जो जीत हमारे एम्पायर को दिलाई है, ये मैग्निफिशिएंट है, इसलिए तुम्हें पुरस्कार तो देना ही चाहिए। ठीक है, मैं लेडी क्लेयर कैबिनेट की सगाई तुमसे करवा देता हूँ। आखिर जो आदमी बैटलफील्ड का ग्रीन रीपर कहलाता है, उसके लिए लेडी क्लेयर बिल्कुल सही जोड़ी है। क्या मैं सही नहीं हूँ? ड्यूक फर्डोर वर्मिलियन, क्या तुम स्वीकारते हो? ड्यूक कहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ योर मैजेस्टी। और सभी लोग सभा के अंदर चर्चा करने लगते हैं। वहीं हम ड्यूक को देखते हैं, जो कि क्लियर की ओर देख रहा होता है। वो एक पल के लिए दांत पीस रही होती है, अगले ही पल बिल्कुल शॉक्ड। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि एम्परर ने क्लियर को एक जाकिर की तरह ड्यूक को गिफ्ट कर दिया, और ये इसीलिए भी है क्योंकि एम्परर ड्यूक से नफरत करता है। ये रिवॉर्ड कम, उसको टूल की तरह ज़्यादा देना है ताकि वो उसे टॉर्मेट कर सके। प्रेजेंट में देखते हैं, क्लियर अपने ही गाल नोच रही होती है। वो कहती है, आउच, पेन हो रहा है, इसका मतलब मैं सच में इस नोवेल के अंदर आज गई हूँ, ये सपना नहीं है। क्या सच में मैं क्लियर बन चुकी हूँ? इवन तो ये कमरा कितनी ज़्यादा बेहुदा हालत में है। आखिर ये औरत किस तरीके का पर्सन थी? इसने कमरे की हालत क्या बना रखी है? यहाँ कितनी धूल-मिट्टी है। यहाँ के सारे क्लॉथ्स और ज्वेलरी सब कुछ गार्बेज हो चुकी हैं। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ कर के देखते हैं, हम पीछे देखते हैं हेडमेड को, जो कि इसको गुड मॉर्निंग विश करती है। उसको देख क्लियर एक पल के लिए शॉक्ड। वो कहती है, इसका मतलब अब पूरी तरीके से कन्फर्म हो चुका है। अब मैं शादीशुदा हूँ और मैं ड्यूचुअल स्टेट के अंदर ही हूँ। लेकिन फिर भी क्या यहाँ के मेड्स और सर्वेंट्स के अंदर मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है? बिना नॉक करे यहाँ पर आ गए और मुझे रिस्पॉन्स तक नहीं दे रहे हैं अच्छे से। वहीं हेडमेट जो होती है, सीधा डायरेक्टली जाकर के विंडो से कारपेट्स हटा देती है। वो डायरेक्टली कहती है, जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो चुका है, क्या आप डिनर करना पसंद करोगी? क्लियर कहती है, हाँ ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ। और उसको इतना ज़्यादा ईज़िली मानता हुआ देख, बिहेव करता हुआ देख, ये बंदे भी हैरान। वो कहती है, क्या इसने अभी-अभी स्माइल किया था? उसके अलावा इस तरीके से जब मैं इसको इन्फॉर्मली बात करा करती थी, ये मेरे ऊपर गुस्सा करा करती थी और मुझे चीज़ें फेंक करके मारा करती थी। इसने कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। वहीं जो क्लियर होती है, इसको इस तरीके से सोच में डूबा हुआ देख अजीब-सा ही फेस बना रही होती है। देन बाहर आ जाती है रेडी होकर के, वो मेंशन की ओर देख रही होती है, बोलती है, कितना खूबसूरत मेंशन है। इसका कारण मतलब मेरा जो रूम है वही सबसे ज़्यादा गंदा और घटिया है, बाकी मेंशन तो बिल्कुल साफ-साफ है। वो सवाल करती है कि आखिरकार ड्यूक कहाँ है? वो मेड बताती है, ही इज़ ग्रेट साउथर्न बैटलफील्ड की ओर गए हैं। जेसन क्लियर कहती है, ओह अच्छा। फिर सोचती है, नोवेल में क्लियर की शादी के बाद की कहानी दिखा ही नहीं गई थी। बस इतना ही बताया गया था कि शादी के बाद भी वो गलत काम करती गई और आखिरकार क्राउन प्रिंस के आदेश के अनुसार वो मारी गई, जिससे कि वो पहले प्यार करा करती थी। वो कहती है, जैसे कि मैं एक विलेनस हूँ और मेरी शादी ऑलरेडी ड्यूक के साथ हो चुकी है। इसका मतलब एक ही होता है, अगर मैंने एक और गलत कदम उठाया तो मैं कभी भी फांसी की सजा मिल सकती है। इस ट्रेजेडी से बचने के लिए मुझे हर किसी के साथ अपना रिलेशनशिप सुधारना होगा। इतने में इसकी नज़र पड़ती है कुछ और मेट्स के ऊपर। जैसे वो मेट्स इसको देखती है, वो घबरा करके अपनी आँखें बंद कर लेती हैं।
क्लियर सोचती है, अभी भी देरी नहीं हुई है, मैं फ्यूचर बदल सकती हूँ। अरे हाँ, अगर मैं अपने एक्शंस को सुधारूँ और लो प्रोफाइल होकर के रहूँ तो फिर इतने में इसकी नज़र पड़ती है, इसकी आँखें फट जाती हैं। वेट अ मिनट, क्या ये एक चाइल्ड है? ओह माय गॉड! ये कितनी ज़्यादा क्यूट है और उसकी आँखें चमकने लगती है। आखिर ये इतनी क्यूट कैसे हो सकती है? वो प्यारी-प्यारी चमकती हुई आँखें और सॉफ्ट सी स्किन। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, हेलो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? बीच में ही आवाज़ आती है, मेरी छोटी बहन को छूना भी मत। और 2 छोटे बच्चे और आकर के उस बच्चे को पकड़ लेते हैं। ये देख क्लियर शॉक्ड, वो कहती है वेट 3-3 छोटे बच्चे? 1 मिनट ज़रा। क्या ये जो बच्चे मेरी आँखों के सामने ये मेरे और ड्यूक के चिल्ड्रंस हैं? वहीं सीन कट होके आता है साउथर्न एम्पायर की ओर जहाँ पर कि जो हमारा एमसी होता है वो अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे चकना रहा होता है। उसका फ्रेंड उसके पास आते हुए कहता है यो फ्रीक। वैसे तो इसका नाम गाय स्पीडोर है बट मैं इसको फ्रीक कहूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। वो बंदा कहता है ये जंग काफ़ी जल्दी खत्म हो गई। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम अपनी वाइफ से मिलने के लिए अभी उतावले हो रखे हुए होगे। फ्रीक कहता है ल्यूक क्या ही बात कर रहे हो तुम, शादी मेरे लिए कभी भी चिंता का कारण रही नहीं है। ल्यूक कहता है क्या चिंता, लेकिन वो औरत तो तुम्हारे ही मेंशन के अंदर रह रही है और उसके बावजूद तुम ये कह रहे हो। ये सुन वो भी सोच में डूब जाता है। ल्यूक सोचता है कि सच में ये बंदा बिल्कुल सख्त है, कभी भी अपने इमोशन किसी को नहीं दिखाता। तुम्हें शुरुआत में ये ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था और ना ही अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता, ना ही उस घटिया औरत से शादी करनी होती। वहीं जो फ्रीक होता है वो सारे के सारे क्लियर के एक्शंस के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो जब से घर में आई है कैसे हंगामा मचाती रहती है। हर किसी पे अपने ओहदे का दोष जमाती रहती है। इसीलिए फ्रीक को लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा आखिरकार बैटलफील्ड है कौन-सी? क्या जहाँ पर मैं अभी हूँ या फिर घर पर? वहीं फिर से हमें क्लेयर की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये वही तीनों बच्चे क्लेयर के सामने होते हैं। क्लेयर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सारे मेरे और ड्यूक के बच्चे हो। क्योंकि कहानी के अंदर कभी बताया ही नहीं है कि मेरे और ड्यूक के चिल्ड्रंस भी थे। लेकिन इस बच्चे की आँखें और बाल देख कर के साफ पता चल रहा है कि ये ड्यूक का ही बेटा है। एग्ज़ैक्टली ये वैसा ही दिखता है। वो कहती है सच में तुम लोगों का प्यार करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और उसको नज़दीक आता है वाला वो बच्चा घबरा जाता है। वो कहता है मेरे पास भी मत आने की कोशिश करना और जैसे ही पीछे कदम बढ़ाता है, पीछे देखते हैं टेबल के ऊपर फ्लावर पॉट रखा हुआ होता है, वो एकदम से नीचे गिरने वाला होता है। वो बंदा अभी भी कह रहा होता है अगर एक कदम और पास बढ़ाया तो फिर मैं देख लेना तुम्हें। इतने में जो वो पॉट होता है वो नीचे गिरने लगता है, डायरेक्टली उसके सर की ओर। क्लियर चिल्लाती है और बीच में आ जाती है जिस वज़ह से जो फ्लावर पॉट होता है वो नीचे गिर करके फूट जाता है। बच्चा शॉक्ड, वो अभी भी क्लियर की ओर ही देख रहा होता है। वहीं हम क्लियर को देखते हैं जिसने कि अपना हाथ उठा लिया होता है, जिस वज़ह से वो घबरा जाता है। क्लियर उसको सहलाती है, वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? उसका ऐसा बिहेवियर देख कर के बच्चे को भी कुछ नहीं समझ में आया होता है। हेड में सोच रही होती है क्या अभी हर लेडीशिप ने हमारे मास्टर एक्सेल को बचाया? वहीं जो क्लियर होती है वो अभी भी चारों तरफ से एक्सेल को चेक कर रही होती है कहीं वो हिट तो नहीं हो गया। वो कहती है थैंक गॉड कि तुम्हें चोट नहीं आई। क्या तुम्हें कहीं पेन तो नहीं फ़ील हो रहा है? लेकिन हम एक्सेल की आइज़ में देखते हैं जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है क्लियर। वो एकदम से उसको झटक देता है, वो कहता है कि मुझे टच मत करो, मुझसे दूर रहो। वो अपने दोनों यंगर सिबलिंग्स को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। वहीं क्लेयर अभी भी सदमे में बैठी हुई होती है। कुछ ही समय बाद वो यहाँ से हॉलवे से होकर के जा रही होती है। वो कहती है ये कोई नॉर्मल डर वगैरह नहीं था, ये पूरी तरीके से मुझसे भौचक्के थे, टेरिफाइड हो चुके थे। और ऊपर से वो रिएक्शन, वो ऐसा नहीं लगता है कि वो पहली बार था। वो बच्चे की इंस्टिंक्चुअल फ्लिंच था। ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से उसको लोग अब्यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ऐसा तब नहीं होता जब बच्चे को 1 या 2-3 बार ही मारा जाए, ऐसा तब होता है जब लगातार कंटिन्यूअसली उनको धमकाया जाए और डराया जाए, मारा-पीटा जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि क्लेयर शुरुआत से ही इन तीनों बच्चों के ऊपर ज़ुल्म करती हुई आ रही है? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? और अगर ये सच है, तो फिर ये सारी चीज़ें सेंस बनाती है। लेकिन वो ऐसी हॉरिबल थिंग्स इतने प्यारे बच्चों के साथ कैसा कर सकती है? हर एक बच्चे के पास राइट होता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल होकर के बिताए। मेरा तो मन हो रहा है कि मैं उसके मुँह पर बच्चों के अधिकारों का कानून दे मारूँ। अफ़सोस मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पर्सन तो वो मैं ही हूँ। इतने में इसकी नज़र जाती है, एक सर्वेंट जो होती है यहाँ से ट्रॉली लेकर के जा रही होती है। वो सोचती है कि आखिरकार ये इतनी ज़्यादा स्वीट्स लेकर के कहाँ जा रही है? ये तो डाइनिंग रूम से दूसरी तरफ है, जा कहाँ रहे? नो वे! अब ऐसा मत कहना मुझसे। वो उसको रोकती है, आवाज़ लगाती है। वो मेड कहती है, यस मिस, क्या हुआ? क्या मैं आपसे कुछ मदद कर सकती हूँ? क्लेयर सवाल करती है कि इतनी ज़्यादा स्वीट्स कौन खाने वाला है? घबराते हुए वो यंग सर्वेंट्स कहती है ये सारे के सारे यंग मास्टर और मिस के लिए हैं।
क्योंकि हर लीडरशिप अभी मेंशन के अंदर आई है, इसलिए उनको इस बारे में नहीं पता। ये सुन क्लियर शॉक्ड, वो कहती क्या स्वीट्स, वो भी लंच के लिए? यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक है, ऐसा भी क्लियर की वजह से ही होगा। और क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपना खाना नहीं खाते, इसलिए उन लोगों को कैंडीज़ दे रहे हैं। आखिरकार इस मेंशन में चल क्या रहा है? ये क्लियर और बाकी हमारे सर्वेंट्स सोच क्या रहे हैं? बच्चों को ऐसी चीज़ें कैसे दे सकते हैं? क्या ये लोग पागल हो चुके हैं? मैं जानती हूँ कि मैं ऐसी जगह पे नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, ना ही किसी को पाला है। लेकिन मेरे जैसे स्टूडेंट जो कि पैदा ही बच्चों की टीचर बनने के लिए हुई थी, मैं खड़े होकर के ऐसी जैसी चीज़ें नहीं देख सकती। अब मुझे सख्त कदम उठाने ही होंगे। वहीं यंग सर्वेंट बता रही होती जो यंग मास्टर और यंग मिस है वो स्वीट्स ही खाना प्रेफ़र करते हैं, वो मील्स नहीं खाते हैं। वहीं क्लियर सोच रही होती है अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इन बच्चों की मैं स्टेप मदर हूँ। भले मैं स्टेप मदर ही क्यों ना हूँ, लेकिन उस क्लियर को इन बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए था क्या? मुझे इस अनबैलेंस्ड डाइट का अंत करना ही होगा। और अगले ही पल वो सीधा रसोई के अंदर पहुँच जाती है। वो कहती है मुझे थोड़ा-सा काम है। उसकी डरावनी शक्ल देख कर के सारे सर्वेंट्स घबरा जाते हैं। नेक्स्ट डे सीन में देखते हैं वो यहाँ पे फल-फ्रूट्स को काट रही होती है। वो कहती है मुझे खुशी है कि मैंने बच्चों की डाइट और न्यूट्रोलॉजी से पढ़ाई की थी। मैं एक परफेक्ट न्यूट्रोलॉजिस्ट की तरह डाइट तो नहीं बना सकती, लेकिन काफ़ी बेहतर कर सकती हूँ मैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मुझे मेन्यू में बिल्कुल नहीं दिक्कत होने वाली। एक्चुअली मैं इन स्वीट्स को बनाने में कुछ ज़्यादा ही मास्टर हूँ। वहीं सर्वेंट्स को इतना ज़्यादा फ्लॉलेसली काम करते हुए देख सोच रहे होते हैं फर्स्ट टाइम है लेडी का किचन में आने के बावजूद, पर भी ये इतनी ज़्यादा स्किलफुल है, कैसे? वहीं 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब सीता क्लियर यहाँ किचन के अंदर आ चुकी हुई होती है। वो सबसे कहती है क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ? वहीं जो हेड शेफ़ होता है वो कहता है कि माय लेडी आखिर आप यहाँ करने के लिए क्या आई हैं? क्लियर कहती है क्या तुम यहाँ की पर्सन इंचार्ज हो? वो बंदा बताता है कि हाँ, मेरा नाम मार्क है, मैं यहाँ हेड शेफ़ हूँ। ओके मार्क्स, ये अभी से मेरा आदेश है, आज और अभी से जो बच्चों की मील्स है वो प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए। मार्क कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वो लोग खाना खाएँगे ही नहीं। इसीलिए मुझे लगा कि स्वीट्स ही सही है, कम से कम उनके पेट में कुछ तो जाएगा, कुछ खाने से बढ़िया कि वो कुछ खा ले। उसके अलावा उन लोगों को फ़ोर्स करने से अच्छा तो यही है ना कि उनको कुछ ना कुछ खिला दें, क्योंकि धीरे-धीरे करके हम लोग उनको ये चीज़ें भी खिला सकते हैं और उनकी जो मील्स है उनको भी बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर कहती है मैं भी बच्चों को फ़ोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से चल रही है, मैं इस तरीके से चलने भी नहीं दे सकती। और बात अगर ऐसी ही है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, तो फिर मेरे पास सॉल्यूशन है। वहीं जो मार्क होता है वो गुस्से से सोच रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने कुछ ट्राई नहीं किया होगा? वो बच्चे बिल्कुल ढीठ है, वो तुम्हारी भी बात नहीं मानने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन? तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथों से बनी हुई चीज़ें वो बच्चे खा पी लेंगे? लेट्स सी कि तुम क्या करके दिखाती हो। वहीं क्लियर अपनी मील प्रिपेयर कर रही होती है, वो बताती है बड़े लोगों के मुकाबले बच्चे को खट्टा और कड़वा स्वाद काफ़ी महसूस करते हैं। इसीलिए बहुत से बच्चों को ऐसा खाना बिल्कुल नहीं पसंद आता, जो बहुत सख्त और या बहुत चबाने लायक होता है। इसीलिए अगर हम लोग बड़े लोगों की तरह उन लोगों को रोज़ाना एक ही तरह का खाना बना-बना करके देंगे, तो वो खाएँगे ही नहीं। वाओ! ये तो डिलीशियस है। फ़िउ फाइनली ये हो गया। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे पूरी तरीके से मील्स को ख़त्म करें, तो फिर खाना थोड़ा-सा दिखावटी होना चाहिए, ताकि वो उनका इंटरेस्ट खींच सके। सीन कट होकर क्या जाता है तीनों बच्चों की ओर। एक्सेल जो होता है वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। छोटी बच्ची होती है अपने बड़े भाई फ़िन के साथ खेल रही होती है। वो पूछती है, "बड़े भाई ये बनी कितना प्यारा है ना?" वहीं जो फ़िन होता है वो एक बुक के पास जा रहा होता है। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। एक्सेल कहता है, "फ़िन जल्दी से मेरे पास आओ।" वो सवाल करता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लेयर कहती है, "बच्चों मैंने तुम लोगों के लिए लंच प्रिपेयर किया है।" एक्सेल कहता है, "क्या ये तुमने किया है?" क्लियर कहती है, "ये क्या होता है कि तुमने या तुमने ये? तुम्हें क्लियर कहना चाहिए। ठीक है बे, इधर आओ और सब लोग चेक करके बताओ ये कैसा है?" एक्सेल कहता है, "ऐसा हो ही नहीं सकता, ये खाना हम लोग का है। क्या हो इसके अंदर तुमने ज़हर मिला रखा हो? हम लोगों के लिए हमारी यूजुअल चीज़ को लेकर के आओ।" वही जो मेड्स होती है वो कहती है, "यंग मास्टर ठीक है, अभी मैं लेकर के आई।" क्लियर कहती है, "कोई ज़रूरत नहीं है। इस खाने के अंदर कोई भी ज़हर नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें ज़हर है तो फिर मैं चेक करके बताती हूँ। पहले मैं खाती हूँ। अगर इसमें ज़हर हुआ तो फिर तुम लोग सीड्स को खा लेना और अगर नहीं तो फिर तुम्हें प्रॉपर मील खानी पड़ेगी जिसके अंदर न्यूट्रिशंस हो।" एक्सेल कहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए। क्लियर कहती है अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर तुम्हें स्वीट्स भी नहीं मिलने वाली। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें सारा का सारा खत्म करना है, कम से कम थोड़ा तो ट्राई करके तो देखो। वहीं एक्सेल सोच रहा होता है ये खाना लेकर के हम लोगों के लिए आई है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये करना क्या चाहती है। वहीं पे हम लोग देखते हैं छोटी बच्ची को जिसको कि खाने की खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू सूंघते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है वाह! ये कितना अच्छा स्मेल कर रहा है और डायरेक्टली वो टेबल के पास पहुँच जाती है।
बच्ची कहती है, वाह! इधर तो मिस्टर बनी भी है, क्या ये तुमने बनाया? क्लेयर कहती है, बिल्कुल सही कहा क्यूटी। छोटी बच्ची कहती है, कितना ज़्यादा क्यूट है। क्लेयर बोलती है, क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? वो बच्ची कहती है, ऑफ कोर्स। और इसी के साथ मुँह ओपन कर लेती है। क्लेयर जो होती है उसकी तरफ खाना लेकर के जा रही होती है। एक्सेल उसको रोकने की ट्राई करता है और डायरेक्टली उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिस वजह से जो सूप होता है वो उसके ऊपर गिर जाता है। बच्ची तो बच जाती है, लेकिन जो एक्सेल होता है वो नहीं बच पाता और उसका हाथ जल जाता है। वहीं ये देख कर के मिर्च तो घबरा जाती है और जो क्लियर होता है उसका मुँह भी बिल्कुल काला हो जाता है। पूरा माहौल दहशत से भरा हुआ हो जाता है। वहीं एक्सेल कहता है कि ये मैंने पर्पसली नहीं किया और क्लियर डायरेक्टली उसको पकड़ लेती है। वो घबरा कर के आँखें बंद कर लेता है, चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रही हो? गुस्से से क्लियर कहती है, अगर मैंने इसे अभी नहीं ठंडा किया तो फिर यहाँ पर निशान आ जाएगा। मैं जानती हूँ ये दर्द कर रहा हो, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें लेकर के जाऊँ, लेकिन तुम्हें ये सहना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर स्कार ना आए तो फिर सहो। वो डायरेक्टली उसको एक बाल्टी के पास ले आती है, उसका हाथ पानी में डाल देती है। मन में उसको गिल्टी फ़ील हो रहा होता है कि बताओ, मैं इतनी बड़ी होकर के बच्चों को भी नहीं सँभाल पाई। मुझे यहाँ पे मेस लाने से पहले ये मेक श्योर कर लेना चाहिए था कि खाना थोड़ा-सा ठंडा हो जाता। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो फिर शायद इसका हाथ ये इस तरीके से ना जलता। अब सिर्फ़ मैं होप कर सकती हूँ कि यहाँ पे कोई निशान ना रह जाए। वहीं हम क्लेयर के हाथ पे देखते हैं, जिसका भी हाथ जल चुका हुआ होता है। ये चीज़ एक्सेल भी नोटिस कर लेता है। वो सोचता है कि क्यों? आखिर इसने ऐसा क्यों किया? कुछ टाइम बाद जो फैमिली का पर्सनल डॉक्टर होता है वो आकर के जो एक्सेल होता है उसको ट्रीट कर देता है और हमारे क्लियर का शुक्रिया अदा भी कर रहा होता है कि अगर टाइम पे उसने कदम नहीं उठाए होते तो फिर पक्का से यहाँ पे निशान ज़रूर छूट जाते। और उसकी तारीफ़ों के फूल बाँधने लगता है। क्लेयर कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कई बार ये चीज़ें देखी हैं अपनी पर्सनल आँखों से। किस तरीके से टीचर्स बच्चों के साथ जितने भी छोटे-मोटे इंसिडेंट हुआ करते थे उनको किस तरह गंभीरता से लेती थी। इसीलिए ये सारी चीज़ें मेरे कण-कण में बसी हुई है। क्लियर भी उसका शुक्रिया अदा करती है। ये देख डॉक्टर भी हैरान। वहीं डॉक्टर की भी नज़र पड़ती है, ओह माय गॉड माय लेडी, आपका हाथ भी जल चुका है। क्लियर कहती है, ओह नो, मैं तो भूल ही गई, मैं इतनी जल्दबाज़ी में थी कि मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है कि हमें ये जल्दी से ट्रीट करना पड़ेगा वरना यहाँ पे ये निशान रह जाएगा। क्लियर कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें पहले एक्सेल को देखना चाहिए। और कुछ समय बाद वो क्लियर को भी ट्रीट करने लगता है। कुछ ही टाइम बाद दोनों का ट्रीटमेंट भी खत्म हो जाता है। क्लियर एक्सेल को लेकर के यहाँ से जा रही होती है, वो आवाज़ लगाते हैं, एक्सेल मुझे माफ़ कर देना, वो इतना गर्म था, मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो बंदा कहता है कि वो मेरी गलती थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं होता। क्लेयर भी अपने घुटनों पे आ जाती है, वो कहती है, सच में, सच कहो तो मैं भी माफ़ी चाहती हूँ। आज तक मैंने जो भी बुरा बर्ताव किया है तुम लोगों के साथ, उन सारी चीज़ों के लिए मुझे अभी अफ़सोस हो रहा है। मैंने जब तुम लोगों को हर्ट किया है, मुझे उन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है और मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें फिर दोबारा कभी नहीं करूँगी। उसको माफ़ी माँगता हुआ देख एक्सेल भी हैरान, वो सोचता है क्या इसने अभी माफ़ी माँगी? ये औरत जो कि हर किसी को अपने से नीचा समझती थी, ये सच में माफ़ी माँग रही है। क्लियर कह रही होती है, मैं चाहती हूँ आज से जो हमारा रिश्ता है वो धीरे-धीरे करके बेहतर से बेहतरीन होता जाए। एक्सेल कहता है, लेकिन ये मुश्किल। क्लियर कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, हम लोग धीरे-धीरे करके अपना रिश्ता सँभालेंगे। इन चीज़ों में समय लग सकता है, लेकिन मैं प्रूव करके दिखाऊँगी कि मैं बदल चुकी हूँ और मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल हूँ। उसको ऐसा करता हुआ देख एक्सेल भी कुछ नहीं कहता और जो क्लियर होती है वो उसका थैंक्स करती है। समय बाद दोनों के दोनों बच्चों के कमरे में वापस आते हैं, जहाँ पर कि हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि खाना खत्म कर चुकी होती है। वो कहती है, बिग ब्रदर इधर आके देखो, ये कितना ज़्यादा यम्मी है, चलो साथ में खाते हैं। वहीं जो फिन होता है वो तो कंबल ओढ़ के बैठा हुआ होता है, वो कहता है, बिग ब्रो इससे ज़्यादा खत्म कर दिया। और जो एक्सिस होता है वो भी आकर के टेबल के ऊपर बैठ जाता है। छोटी बच्ची जो होती है वो काफ़ी खुश होकर के खाना खत्म कर रही होती है। उसको इतना प्यार सिखाता हुआ देख एक्सेल भी कदम उठाता है और खाना डायरेक्टली मुँह में डाल देता है। अगले ही पल उसके मुँह में जाकर के वो खाना पिघल जाता है और उसको वो स्वाद काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो कहता है, ये कितना डिलीशियस है। वहीं कुछ समय बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि फालतू की लग्ज़रियस जो ड्रेस और ज्वेलरीज़ वग़ैरह होती है उनको उतार-उतार के एक कैबिनेट के अंदर बंद कर रही होती है। बॉक्स के अंदर डाल रही होती है। वो कहती है, इन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग सेल कर देंगे। इतने में एक सर्वेंट आती है। इसके पहले क्लियर कहती है कि क्या बात हुई? वो बंदी बताती है, माय लॉर्ड, जो हिज़ लॉर्डशिप है वो वापस आ चुके हैं। क्लियर कहती है, क्या ड्यूक वापस आ चुके हैं? अगले ही पल वो ऊपर से नीचे देख रही होती है जहाँ पर कि फ्रीक और लूक दोनों खड़े हुए होते हैं। क्लियर फ्रीक की ओर देखते हुए कहती, ओह! इसका मतलब वो बंदा वही है मेरा हस्बैंड। ये क्लियर का हस्बैंड है, ड्यूक फियोर वेलमेयन। यही है बैटल का ग्रीम रीपर जिसको कि क्लियर से शादी करने के लिए फ़ोर्स किया गया था और उन सभी बच्चों का फादर। वहीं लूक की नज़र भी क्लियर के ऊपर पड़ती है, वो कहती है, ओह माय गॉड! मैडम आज से मुलाकात।
क्या आप हम लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ आई है? वो भी कहती है यस ऑफ कोर्स। मुझे सर्वेंट से पता चला था कि जो ड्यूक है वो आ चुके हैं, इसलिए मैं देखने के लिए आई। ड्यूक सोच रहा होता है तो यही है वो विक्ड वुमन, लेकिन अब तो ये मैडम वेरमिलियन बन चुकी है। मुझे माफ कर देना, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। आई एम ल्यूक वाइजनोल्क। क्लियर भी कहती है तुमसे मिल करके खुशी हुई ड्यूक। आई मीन ल्यूक, मैं क्लियर वेरमिलियन हूँ। वहीं कुछ समय बाद क्लियर कह रही होती है कि बच्चों के फादर आ चुके हैं, लेकिन कोई सा भी बच्चा उसे देखने के लिए यहाँ क्यों नहीं आया। वो एक सर्वेंट से पूछती है कि आखिरकार बच्चे कहाँ गए। उसको बच्चों का पूछता हुआ देख ड्यूक कहता है क्या तुम्हें फिर से पैसे की जरूरत पड़ी है। ये देख क्लियर भी हैरान। फ्रीक कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए इतना बजट बना रखा है, लेकिन लगता है कि तुमने पहले ही सारा का सारा पैसा ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है। ओए बटलर, तू इसका बजट फिर से इंक्रीज कर दे। क्लियर कह रही होती है कि एक मिनट रुको जरा, मेरा मतलब ये नहीं था। वहीं जो फ्रीक होता है वो यहाँ से ल्यूक को लेकर के निकलने लगता है। ल्यूक कह रहा होता है कि कम ऑन, वो तुम्हारी वाइफ है, कम से कम उसकी पूरी बात तो सुन लेते है। ये इस तरीके से इग्नोर करके कैसे जा रहे हो। वहीं जो क्लियर होती है वो गुस्से से अपने दांत पीस रही होती है। उसके मुट्ठी के कण पूरे बदल चुके होते हैं। वो कह रहा होती है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है आखिरकार। क्या ये कुछ ज्यादा ही रूडली नहीं एक्ट कर रहा है। वहीं फ्रीक जा रहा होता है, बीच में इसको क्लियर का कमरा पड़ा मिलता है जिसका कि गेट खुला हुआ होता है। वहां पे बेकार की ड्रेसें पड़ी हुई होती है। वो देख करके वो कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदली, जरा सी भी नहीं। इतनी सारी चीजें बाय करने के बावजूद ये अभी भी सेटिस्फाई नहीं है और इसे और भी पैसा चाहिए। वहीं लूक कह रहा होता है कि वाह, ये तो पागलपन से भरा हुआ है। यहाँ पे कितनी सारी लग्जीरियस चीजें हैं और कितनी ज्यादा ज्वेलरीज है। ये तो हमारे पूरे के पूरे एम्पायर से भी ज्यादा महसूस हो रही है। ल्यूक सोचता है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि वो औरत बिल्कुल उसी पर्सनैलिटी से मैच करती है जैसी अफवाह में देखी गई थी। लेकिन अभी जब मैं उससे मिल करके आया तो वो थोड़ी डिफरेंट सी लग रही थी। कुछ समय बाद ये उसके स्टडी रूम में पहुंच जाता है। ल्यूक कहता है कि मैंने सोचा था कि वो काफ़ी ज़्यादा घटिया औरत होगी जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो वैसी नहीं लिखी। वो पर्सनली आई और हम लोगों को ग्रेट भी किया। मेरी नज़रों में वो एक क्रेजी वूमन थी, लेकिन देख कर ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। फिर सीधा कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये क्लेयर कह रही होती है कि सोचा जाए इस दुनिया के अंदर पुडिंग ही नहीं एग्जिस्ट करती। इस वजह से मुझे सारी चीजें खुद ही कस्टम करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद ये काफी अच्छे से बनी है। और ऊपर से बच्चों ने आजकल मील्स को भी खाना स्टार्ट कर ही दिया है। सच में जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। अगली बार ये ड्यूक के बारे में सोचने लगते हैं किस तरीके से फ्रीक ने इसको अज्यूम कर लिया था। उसको लगा था कि ये पैसे मांगने के लिए आई थी, उसी चीज को लेकर के ये गुस्सा कर रही होती है। वो कहती है कि ऐसा लगता है कि उसके पास सबसे अच्छी चीज बस उसकी शक्ल ही है, बाकी उसका दिमाग वो तो घास चरने गया है। ये सारी चीजें सोच ही रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं इसकी कलाई पकड़ के कोई इसको पीछे खींच लेता है। फ्रीक उसके नजदीक आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम कर क्या रही हो, आखिरकार तुम चाहती क्या हो ये सारी चीजें कर करके। कहीं तुम इन मील्स के अंदर पॉइजन तो नहीं मिला रही। ये सुन खुद ही क्लियर हैरान। वो कहते क्या पॉइजन, मन में सोच रही होती है इसको क्या ये लग रहा है कि मैं बच्चों को मारना चाहती हूँ। फाइन, अपनी लिमिट्स को मत भूलो। अगर नहीं चाहते कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं तो वो चीजें करने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं करा करती थी। मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने आज कुछ नहीं देखा। क्लियर चिल्लाती है बस बहुत हुआ। मन में सोचती है कि हाँ मैं जानती हूँ पास्ट में क्लियर ने काफी सारी ऐसी गलतियां दी है जिस वजह से ये बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहेगा मेरे ऊपर। और मैं ये चीज भी अच्छे से समझती हूँ कि ये क्यों फ्यूरियस है, क्योंकि इसको क्लियर जैसी वीक्ड वुमन से शादी करनी पड़ी थी। मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ ये क्यों मुझे से नफरत करता है, क्योंकि ये एक विक्टिम जो ठहरा जिसको कि क्लियर की वजह से हमेशा सफर ही करना पड़ा था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या इसको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा होता जा रहा है। वो चिल्लाती है तुमने कोशिश तक नहीं करी मुझे समझने की, इसलिए चीजों को जिस तरीके से अज्यूम करना चाहते हो उस तरीके से मत करो। तुम्हें पहले समझना चाहिए। और अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा शक हो रहा तो फिर इस खाने को मैं अभी तुम्हें खा करके दिखा देती हूँ। इतने में आवाज आती है। ल्यूक कहता है ओ, ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ही टेस्टी चीज मैंने फाइंड आउट कर ली। वो डायरेक्टली अंदर आ जाता है। वो कहता है कि ओ माय गॉड, आखिर ये है क्या। इसका टेस्ट तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं जानता नहीं ये है क्या चीज। क्लियर बताती है इसको पुडिंग कहते हैं। ये बिल्कुल स्वीट और स्मूथ होती है, तुम्हारे मुंह में जाने के बाद ही सीधा ये खुल जाती है। जब तुम इसे क्रीम फ्रूट और आइसक्रीम के साथ डेकोरेट करते हो तो ये पूरी तरीके से आला मोड पुडिंग बन जाती है। ल्यूक कहता है आज से पहले मैंने ऐसी चीज का नाम कभी भी नहीं सुना। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं ये टेस्ट करके देख सकता हूँ। गाइज अभी बैकग्राउंड में नॉइज हो सकती है, अगर आ रही हो तो फिर इग्नोर करना और नहीं आ रही हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलो कहानी की ओर चलते हैं। क्लियर कहती है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी मैंने डेकोरेटिंग का काम पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। तुम मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो। देन वो डेकोरेट करने लगती है। फ्रीक कहता है कि तुम सोच क्या रहे हो, क्या अगर उसमें सच में जहर मिला।
लियो कहता है कोई बात नहीं, अगर जहर भी हुआ तो तुम तो समझते हो ना, आई मीन तुम तो जानते हो कि मेरे पास रेजिस्टेंस है पोइजन को लेकर के। भले चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोइजन क्यों ना हो, मुझे दर्द हो सकता है लेकिन मैं मरने नहीं वाला। उसका ऐसा बर्ताव देख करके फ्रीक भी अपना माथा पकड़ने लगता है। लियो कह रहा होता है अगर सच में मैं मर भी गया तो फिर तुम मेरा बदला लेने के लिए तो हो यहाँ पर। इतनी ही देर में जो क्लियर की पुडिंग होती है वो भी रेडी हो जाती है। वहीं पे लियो कह रहा होता है कि ओह, इसको कहते हैं लामोमोड पुडिंग। वेल जब इतनी ज्यादा दिखने में अच्छी है तो फिर टेस्ट में कैसी होने वाली है, मैं मरे जा रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। और इसी का तो एक उसकी फाइट ले लेता है। उसके बाद ही माहौल बिल्कुल शांत। फ्रीक उसी को घूर रहा होता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। फ्रीक कहता है कि तुम अब मुझसे ये मत कहना कि इसके अंदर सच में जहर था। इतने में आवाज आती है लियो की, ये कितना ज्यादा डिलीशियस है। उसका ऐसा रिएक्शन देख करके फ्रीक कह रहा, जो अपनी क्लियर होती है वो भी उसी की ओर देख रही होती है। लियो पागलों की तरह कह रहा था कि मैम ये कितना ज्यादा बढ़िया, आज से पहले मैंने ऐसा डेजर्ट कभी भी नहीं खाया अपनी लाइफ के अंदर, ये कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है। ए फ्रीक जल्दी देखो, ये तुम्हें भी ट्राई करके देखना चाहिए। अरे ये लो जल्दी तुम ट्राई करो, उसके मुंह में डाल देता। अगले ही पल जो अपना फ्रीक होता है वो भी सदमे में पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये है क्या, रुको जरा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बेचारा असमंजस में आ जाता है। वो जाते जाते कह रहा होता है कि आज से बाद ऐसी चीजें मत करना जिससे कि मुझे गलत फहमी हो जाए, और यहाँ से गायब हो जाता है। पीछे से ल्यूक उसको आवाज लगा रहा होता है। वो कहता है कि गॉड ग्रीफ, ये बंदा कभी भी अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं होता। वेल कहना पड़ेगा ये चीज कुछ ज्यादा ही डिलीशियस। मैम अगर आपको बुरा ना लगे तो फिर दोबारा कभी जरूर बनाना है इसको। और उसी पुडिंग को लेकर के यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं क्लियर गुस्से से खड़ी हुई होती है। वो कहती है कि उसने मेरे ऊपर शक किया और बिना माफी मांग करके यहाँ से चला भी गया। कुछ ही टाइम बाद हम बच्चों की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि तीनों जो बच्चे होते हैं उनके पास पुडिंग रखी हुई होती है। क्लियर नोटिस करती है कि यहाँ पर जो एक्सेल है वो नहीं है। वो सवाल करती है कि जो एक्सेल है वो कहाँ पर गया। तो सर्वेंट बताते हैं कि जो यंग मास्टर एक्सेल है वो शॉर्ट प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं। उसने अपने छोटे भाइयों को कह दिया है कि वो पहले जाकर के डेजर्ट खत्म कर ले, वो बाद में आकर के खत्म कर लेंगे। वही जो फिन और लिटिल गर्ल होती है, वैसे गाइस इसका नाम मुझे नहीं पता, अभी तक कहानी में बताया नहीं है, इसलिए मैं इसको लिटिल गर्ल कह रहा हूँ। जब तक के लिए इसका नाम नहीं पता चलता जब तक के लिए मैं इसको गाइस शाओ शाओ कह के बुलाऊंगा। फिन और शाओ शाओ जो होते हैं दोनों के दोनों को फूड कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। वो लोग कह रहे होते हैं ये कितना ज्यादा यम्मी है, और उनको कुछ देख करके क्लियर भी खुश हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद एक्सेल भी वहां पर आ जाता है। उसको देख करके अपनी क्लियर कहते हैं एक्सेल, अच्छा किया कि तुम पहले से ही आ गए, यहाँ पर तुम्हारा जो डेजर्ट है यहीं पर रखा हुआ है, जल्दी जाओ हाथ मुंह धो लो और फिर खाते हैं। एक्सेल कह रहा होता है कि लेकिन मैं नहीं खाना चाहता। उसको मना करता है वाले क्लियर हैरान। वो कहती है आज इस तरीके से अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है, क्या प्रैक्टिस की वजह से ये थक चुका है इसलिए। क्लियर कहती है वैसे तुम लोगों के फादर यहाँ आ चुके हैं लेकिन तुम में से कोई भी उससे मिलने के लिए यहाँ से नहीं गया। एक्सेल गुस्से से कहता है मेरे सामने उसके बारे में बात मत करना, और अगले ही बार कांपने लगता है। क्लियर उसके पास आती है। वो कहती है क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम इंजर्ड हो, जरा मुझे देखने दो। एक्सेल उसको दूर हटा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे टच करने की जरूरत नहीं है। वहीं क्लियर को दिखता है कि इसके हाथ में पूरी तरीके से खरोंचे लगी हुई होती है। वो कहती है कि ये इंजरी कहाँ से आई तुम्हें। एक्सेल कहता है ये तुमसे कुछ लेना देना नहीं है इसका, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम मुझसे दूर रहो, और यहाँ से भाग जाता है। क्लियर बस उसका नाम ही चिल्लाती रह जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक्साइल और उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ग्राउंड में। इंस्ट्रक्टर मॉक करते हुए कहता है कि फ्यूचर ड्यूक होने के नाते तुम सच में कुछ ज्यादा ही वीक हो, ये शेमफुल है। अगर ड्यूक को इस बारे में पता चल गया तो वो तुमसे कुछ ज्यादा ही निराश हो जाएंगे और तुम्हें अबैंडन कर देंगे। ये सुनते एक्साइल को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से दहाड़ते हुए उसकी ओर बढ़ जाता है, लेकिन आखिरकार वो है तो छोटा बच्चा ही, इस वजह से नीचे गिर जाता है। वो कुछ नहीं उसका बिगाड़ पाता। इंस्ट्रक्टर उसका मजाक बनाते हुए कहता है क्या बस इतना ही, क्या तुम इतना ही कर सकते हो, क्या अभी भी दम है तुम्हारे अंदर लड़ने का। वेल चाहे तुम्हारे अंदर दम हो या फिर नहीं, क्योंकि लेसन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वही हम शाओ शाओ और फिन की ओर देखते हैं जो कि यहाँ पे डेजर्ट खा रहे होते हैं। क्लियर भी उन्हीं के पास बैठ करके उनकी देखभाल कर रही होती है। वो सोच रही होती है एक्साइल को जो चोटें लगी हुई थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, ऐसी इंजरीज वो कहाँ से लेकर के आ गया। वहीं हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि कंटिन्यूसली क्लियर को ही घूर रही होती है। क्लियर पूछती है कि शाओ शाओ क्या बात हुई। शाओ शाओ कहती है आप तो जानती है ना कि ब्रदर को चोट लगी है। ये सुनते क्लियर भी हैरान। वहीं पे जो फिन होता है वो कहता है हे शाओ शाओ तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए। वहीं पे जो शाओ शाओ होती है वो उसको मारने लगती है, कहती कि नहीं मैं बताऊंगी। वो कहती है मिस जो मेरा भाई है उसको कुछ ज्यादा ही चोट लगी है, यहाँ 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 हर एक जगह नीले और लाल बिल्कुल दाग पड़े हुए हैं उसके शरीर के ऊपर। वो पॉइंट आउट करके बता रही होती है हर एक वो जगह। जैसे ही क्लियर को ये पता चलता है वो कहती है क्या क्या ये सच है।
मन में सोचती है अगर चाओ चाओ बिल्कुल सही कह रही है तो वह उसकी पूरी बॉडी पे जख्मों के निशान होंगे, वॉन्ड्स होंगे। वो कहती है एक्सेल कहाँ पर है, मुझे वहां लेकर के चलो। अगले दिन में वो ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाती है। मेट बताती है यहीं पर वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। उसको ट्रेनिंग की आवाज भी आ रही होती है। अंदर आकर के देखती है, वो कहती है कि ये। वहीं हम एक्सेल को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही यहाँ पे पीछे हट रहा होता है। ये ट्रेनिंग कम एक तरफा बैटल ज्यादा लग रही होती है। इंस्ट्रक्टर उसका मजाक बनाया जा रहा होता है। क्लियर कहती है कि आखिर ये है क्या। नहीं, मैं खड़े होकर के देख नहीं सकती, मुझे उसकी मदद करनी होगी। सर्वेंट कहती है लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती। हेडमेट करती है कि लॉर्ड एक्सिल सिस्टम है, अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग के अंदर है, आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्लियर चिल्लाती है क्या तुम इसको शॉर्ट ट्रेनिंग कहते हो? ये शॉर्ट ट्रेनिंग नहीं, ये वन साइडेड वायलेंस है। और आखिर तुम लोगों ने एक्सेल को समझ क्या रखा है? वो सिर्फ 7 साल का बच्चा है। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं एक बच्चे को इस तरीके से पिटते हुए देखूं और खड़ी रहूं। हेडमेट कहती है इसमें तुम्हें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, तुम इस पोजीशन के अंदर नहीं हो। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का ये खुद ब खुद बनाया हुआ मेथड है। क्लियर कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अनदेखा कर दूं इन सारी चीजों को, कि कुछ हुआ ही ना हो? हेड सर्वेंट कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझो। क्लियर सोचती कि आखिरकार ये किस तरीके का जवाब था। हेडमेट कह रही होती कि मैं जानती हूँ चीजें हॉरिबल है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैडम। उसके अलावा ये जो लेसन है ये खत्म होने ही वाला है। ये सुनते ही वो पीछे मुड़ के देखती है। वहां से जो एक्सेल होता है वो गायब हो चुका होता है। गिल्टी में क्लियर सोच रही होती कि बताओ मैं उसे प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाई। वो कहती है सर्वेंट से जाओ जल्दी जा करके डॉक्टर को बुला करके लाओ और वो एक्सेल को ट्रीट करेगा। सर्वेंट कहती है लेकिन मैम। क्लियर कहती है मैं जा रही हूँ ड्यूक से मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें ड्यूक का दिखाया जाता है जहाँ पर कि क्लियर आ चुकी हुई होती है। ड्यूक अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? वो डायरेक्टली उसके सीधा डेस्क पे आकर के हाथ मारती है। गुस्से से दहाड़ते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है क्या है कि तुम कर क्या रहे हो? हेडमेट कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, ड्यूक से इस तरीके से बात कर रही हो? मुझे माफ कर देना, इसकी जगह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ हिज हाइनेस। क्लियर सोचती हाउ रूड ऑफ यू। और आगे कर ये किस तरीके से मुझे देख रही है, जैसे कि ये मुझ पर गुस्सा हो। क्या ये मुझे लुक डाउन करने की कोशिश कर रही है? हाँ मैं शुरुआत से जानती हूँ ये लोग मुझे नीचा समझ रहे हो, नीचे नजरों से देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने समझ क्या रखा है अपने आप को। फ्रीक कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्लियर कहती है क्या तुम्हें नहीं पता ये बच्चों को लेकर के है? हेडमेट फिर से बीच में कूद चुकी हुई होती है। वो कहती है ये कुछ भी नहीं है, असल में जो हर ग्रेस है उनका दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए वो बकवास कर रही है। क्लियर सोचती क्या मैं बकवास? आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई और ये क्या बकवास कर रही है आखिरकार? हेडमेट कह रही होती है माय लेडी चलो मैं आपको आपके रूम तक छोड़ करके आती हूँ। क्लियर कहती है कि चुप रहे। मेड बोलती है क्या कहा? क्लियर कहती है मैंने कहा कि चुप हो जा, या फिर तू चाहती है कि मैं उठा करके तुझे यहाँ से बाहर फेंक दूं और दोनों हाथ तोड़ दूं? ये सुन करके हेडमेट बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें लगता है क्या कि तुम किससे बात कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस डूचेले हाउस में सालों से काम करती भी आई हूँ। क्लियर कहती लेकिन हो तो तुम सिर्फ एक सर्वेंट ही ना, उसके बजाय मैं यहाँ पे डूचेस हूँ। मेरा ओहदा और मेरी औकात दोनों ही तुमसे पार है। और अगर आप तुम समझ चुकी हो तो फिर इंटरप्ट करने की कोशिश भी मत करना, वरना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं खुद कौन हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझे अच्छे से जानते हो। ये सुनते ही हेडमेट की बोलती बंद हो जाती है। ल्यूक सीटियां मार रहा होता है। फ्रीक कहता है वेल मैं नहीं जानता कि तुम किस चीज को लेकर के गुस्सा हो। क्लियर कहती है आखिरकार तुम ऐसे अनदेखा कैसे कर सकते हो इन सारी चीजों को? क्या तुम्हें नहीं लगता है वो ट्यूटर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है? नहीं, वो वायलेंस का यूज कर रहा है उसके प्रति। ये सुन फ्रीक सोचता है क्या ट्यूटर? क्लियर चिल्ला रही होती है क्या तुमने एक्सेल की बॉडी चेक भी करी है? फ्रीक कहता है क्या तुमने इस बेकार की चीज के लिए इतना ज्यादा कमोशन खड़ा कर दिया? ये सुन क्लियर खुद हैरान। वो कहती है क्या बेकार की चीज? फ्रीक कह रहा होता है कि शॉर्ट ट्रेनिंग करते समय थोड़ी बहुत इंजरी आना नॉर्मल सी बात है। वो याद कर रहा होता है जब उसका इंस्ट्रक्टर था, वो उसका मास्टर था, तो इन दोनों ल्यूक को और फ्रीक को दोनों को अच्छे तरीके से सिखाता था और उनको भी इंजरीज आया करती थी। सोच रहा था कि हम लोगों ने भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हार्श ट्रेनिंग से गुजरे थे। फ्रीक कहता है तुम्हें इतनी छोटी चीज को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली इस हाउस का हायर है तो वो इतनी ज्यादा छोटी चीजों को लेकर के कंप्लेन नहीं करेगा। क्लियर कहती है क्या छोटी सी चीज? तुम इस चीज को छोटी सी चीज कहते हो? बस बहुत हुआ, तुमने एक छोटे बच्चे को समझ कर रखा। वो एक बच्चा, उसकी पूरी बॉडी पे जख्म से भरी हुई है, वो जख्म इतने ज्यादा है कि वो रो तक नहीं पा रहा है। हर एक बच्चे के पास खुश रहने का हक है, बड़ों को बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो उन सारी चीजों को उनसे छीन ले। मन में सोचती है अब मैं समझ सकती हूँ कि जो एक्सेल है अपनी उम्र से बच्चों से कितना ज्यादा मेच्योर क्यों है, क्योंकि उसको उसको अपने जो लिटिल सिबलिंग्स है उनका ख्याल रखना पड़ता है, उसको जल्दी ग्रो होना पड़ रहा है। अब जब मैं सारी चीजों को समझ पा रही हूँ तो मुझे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है।
क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास कोई और नहीं था, इसलिए उसने खुद को प्रोटेक्ट करना सीखा। जैसे कि वो एक बड़ा भाई है तो नेचुरली उसको अपने यंगर सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना ही होगा। उसके पास तो कोई रास्ता था ही नहीं, इसलिए उसको स्ट्रांग बनना ही पड़ा ताकि वो उन दोनों छोटी नन्ही जानों को प्रोटेक्ट कर सके। बच्चों को आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें अपनी रफ्तार से बढ़ने और जीने का मौका मिलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है पूरी बॉडी पे चोट के निशान होना ट्रेनिंग कहलाती है? ये सिर्फ एक तरफा हिंसा है। इस चीज को बच्चों के साथ अत्याचार कहलाते हैं। अगर सच में तुम इन सारे बच्चों के फादर हो तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों के लिए क्या चीज अच्छी है और क्या नहीं। और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ ऐसा तो करो जो कि उनकी मदद कर सके। और ये इतनी जोर से भड़की हुई होती है कि पूरा ऑफिस बिल्कुल शांत हो चुका होता है। क्लियर को भी रियलाइज होता है, वो कहती है कि ओ नो, मैंने तो भड़ास भड़ास में अपने अंदर की सारी भड़ास ही निकाल दी। और अगले ही पल घबरा करके यहाँ से भाग जाती है। फ्रीक कहता है जरा एक मिनट। वो हेड बटलर को आवाज लगाता है, वो कहता है एक्सेल का स्वॉर्ड मास्टर कौन है? बटलर बताता है वो सर लूशियन से, डिस्काउंट के हाउस से। फ्रीक पूछता है ट्रेनिंग के दौरान जो चीजें हुई क्या तुम उनसे अवेयर हो? बटलर बताता है हम लोगों ने सारी चीजें इंस्ट्रक्टर के ऊपर छोड़ दी थी। फ्रीक कहता है ओह ऐसी बात है, ठीक है मैं एक्सेल से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जाते जाते रास्ते में ल्यूक कहता है कि वाह ये तो काफी ज्यादा सरप्राइज निकला, लेकिन ये काफी अच्छा है, अब कम से कम तुम बच्चों की ओर ध्यान तो दोगे। वहीं फ्रीक कह रहा होता है कि जो चोटें होती है वो शॉर्ट ट्रेनिंग के दौरान लगती जरूर है, लेकिन क्या सच में उसको इतना ज्यादा टेम्पर खोने की जरूरत थी? क्या वो छोटे मोटे स्कार की वजह से इतना टेम्पर खो चुकी है या फिर कुछ और हुआ है? उसने जो सारी बातें करी है वो सिर्फ बरीज और वायलेंस और अब्यूज के बारे में करी थी। उसने एक एक शब्द जो सी चीजें मेरे से कही वो सारे शब्द मेरे दिमाग के अंदर रौंदे जा रहे हैं। और इसी के बाद वो गेट खोलता है, अंदर ही देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो एक्सेल का इलाज कर रहा होता है। उसको देख करके एक्सेल चिल्लाता है फादर। असल में ये, वहीं फ्रीक गुस्से से कहता है एक्सप्लेन करो, ये चल क्या रहा है यहाँ? डॉक्टर कहता है जैसे कि मैं इसका अटेंडिंग फिजिशियन हूँ तो मुझे ये कहना ही पड़ेगा, ये जो नॉर्मल ट्रेनिंग है उससे कई गुना पार जा चुकी है। इनफैक्ट हम लोग इस चीज को ट्रेनिंग कह ही नहीं सकते, ये खुराफाती अब्यूज है। एक्सेल की पूरी बॉडी पे बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स हैं। तो ये सारी बातें सुन कर वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। वो कहता है कि ठीक है, एक्सेल की बॉडी के ऊपर ध्यान रखना, उसकी कंडीशन का ख्याल रखना। फिर पूछे मुड़ गई हेडमेड और बटलर की ओर देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैंने सुपरविजन, स्टेट का सारा सुपरविजन तुम लोगों को दे करके गया था। जब सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की थी तो फिर मैं अज्यूम करता है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ। बीच में आवाज आती जरा एक मिनट रुको। जितना मुझे समझ में आता है जितने गिल्टी ये लोग हैं उतने ही गिल्टी तुम भी हो यहाँ पर। क्या तुम्हें पता है जब मैंने एक्सेल की स्टोरी के बारे में तुम्हें बताया था तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था ये छोटी मोटी बात है। ये सुन फ्रीक के पास भी कुछ शब्द नहीं रहते, वो मन में सोच रहा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि जैसा रिलेशनशिप मेरे मास्टर के साथ मेरा और ल्यूक का था वैसा रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सेल का भी उसके मास्टर के साथ रहा होगा, इसीलिए। लेकिन अब मैं अपनी सफाई दूंगा तो फिर ये सिर्फ एक बहाना ही दिखाई देगा, इसलिए मैं चाहे कुछ कहूँ या फिर ना, वो मानने ही नहीं वाली। वही जो एक्सेल होता है वो कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है, उसको याद आता है जो उसका इंस्ट्रक्टर होता है उसने कहा होता है अगर तुम इसी तरीके से यहाँ पे वीकलिंग दिखाओ, अगर तुम कुछ नहीं कर पाए वो लोग तुम्हें अबैंडन कर देंगे। एक्सेल कहता है मुझे माफ कर देना, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कमजोर था, मुझे माफ कर दो। ये बातें सुनकर के बेचारा फ्रीक भी हैरान और दांत पीस रहा होता है। वो कहता है अभी के लिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं डिमांड करता हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। इसकी ये बात सुनकर लियो की उसके पसीने छूट जाते हैं। उसके शब्द संभालते हुए वो कह रहा होता है कि इसके कहने का मतलब है जाओ जाकर के आराम करो और अपनी इंजरीज को हील करो। असल में फ्रीक को भी तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता है एक्सेल, तुम्हें कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं है। हे फ्रीक, क्या तुम्हारा दिमाग घुटने में आ चुका है? अगर तुम इस तरीके से बातें करोगे तो सब लोगों को गलत समझ आएगा। क्या मैंने तुम्हें कितनी बारी बताया नहीं? मैंने हजारों बारी तुम्हें कहा है जब भी तुम अपना मुंह खोलो तो सोच समझ के खोलो करके। देन यहाँ से जाने लगता है। ल्यूक कह रहा था कि तुम जा कहाँ पर रहे हो? फ्रीक कहता है कि हेड बटलर मेरे पास आओ। वहीं क्लियर भी सोच रही होती कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर ऐसी चीजें चलती रही तो फिर। वहीं हम शाओशाओ को देखते हैं, शाओशाओ कहते हैं कि ब्रिक क्या ये दर्द कर रहा है, क्या ये पेन में है? ठीक है मैं तुम्हें कंफर्ट करूंगी। शाओशाओ तुम्हें कंफर्ट करेगी। और उसकी ऐसी हैबिट देख करके जो यहाँ पे ल्यूक और अपनी क्लियर होती है उसके तो पूरे आंसू ही निकल जाते हैं। क्लियर कह रही थी कि बहुत सारा इसको देखो, ये सिर्फ 2 साल की है, उसके बावजूद ये किसी को लेके एम्पैथाइज फील कर सकती है और उनकी फीलिंग्स को फील कर सकती है, उसको कंफर्ट कर रही है। ल्यूक कहता है सच में तुम सब कितने ज्यादा प्यारे हो। एक्सेल ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल कह रहा होता है कि लेकिन मैं कमजोर हूँ, इसलिए फादर मेरे प्रति कुछ ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। मैं कमजोर हूँ इसीलिए अगर चीजें इस तरीके से चलती रही तो फिर क्या वो हमें यहाँ से बाहर निकाल दे और हमें फेंक दे?
मैं जानता हूँ कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि मैं वीक हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही होगा। मैं इस तरीके से इस घर से बाहर नहीं निकालना जाना चाहता। उसको रोता हुआ देख फिन और शाओशाओ दोनों भी रोने लगते हैं। वहीं जो क्लेयर होती है इनके लिए उसको काफ़ी बुरा और गिल्टी फ़ील हो रहा होता है। वो कह रही होती है कि बताओ इन बच्चों को अपने आप को अबैंडन करने का डर है, वो भी अपने ही पेरेंट्स के। आखिरकार इतने समय से ये बच्चे किस एंग्ज़ायटी के साथ जी रहे थे। वो कहती है एक्सिल भले ही मेरे शब्द तुम्हें अभी खोखले लगते हो और मैं तुम्हारी एंग्ज़ायटी को भी दूर नहीं कर सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ अपनी लाइफ़ के ऊपर, मैं प्रॉमिस कहती हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों छोटे भाई-बहनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगी, मैं कभी भी तुम लोगों को अबैंडन नहीं करूँगी। आई विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर व्हाट।